सर, आपने शब्दों की बात की और आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से हम कह सकते हैं कि शब्दों की मर्यादा कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है सदन में। नहीं, ये बहुत चिंताजनक है। विपक्ष खास तौर से किसी भी सीमा को, किसी भी मर्यादा को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्वाभाविक है कि जो सरकार होगी, जो शासक दल होगा, जो ट्रेजरी बेंचेज होंगी या जिसको आप पक्ष कह लीजिए, उसके आधार पर तय होगा। SIR का विषय उठाया, जो सरकार की तरफ से कहा भी गया कि देखिए, हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कैसे। वही बात है, वोट बैंक का जो आकर्षण है, उनको ऐसा शॉर्टकट लगता है उसमें, चाहे देश की सुरक्षा कंप्रोमाइज हो जाए, उसको उसकी चिंता नहीं है। और ये अच्छी बात नहीं है। आप लगाइए, मत लगाइए, 50% लगाइए, 100% लगाइए, ये आपका विषय है। आप जाने, आपका बाजार जाने, आपकी जरूरतें जाने, परंतु आप किसी भी देश को अन्य किसी देश से व्यापार करने के लिए कैसे रोक सकते हैं, या कह सकते हैं आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल, मेरठ का IT पार्क या फिर नागरिकता संशोधन विधेयक, इन सभी चीज़ों को धरातल पर लागू करने में आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हमारे साथ मौजूद है मेरठ हापुड़ सीट से लगातार 3 बार सांसद रह चुके, 2009 से 2024 तक लगातार 3 बार सांसद रह चुके राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे हम पार्लियामेंट से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप कई बार पार्लियामेंट को चेयर कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस एक बार आप हमारे साथ साझा करें तो। नहीं, देखिए, जो अध्यक्ष की जो आसन है अध्यक्ष का, वो बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। बिल्कुल। और उसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को या उस स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। और जैसे ही वो उस आसन पर विराजमान होता है, फिर वो किसी दल का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल। तो मुझको भी ध्यान है, जब मैं पहली बार हाउस को चेयर करने के लिए पहुंचा, तो मेरे मन के अंदर भी ये भाव आया। हालांकि एक थोड़ा सा कठिन सा काम होता है। तो एक बात तो ये है, यानी आप किसी एक दल के सदस्य नहीं हैं, सभी दलों के सभी माननीय सदस्य आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। और उनके साथ न्याय करना, उनके पार्टिसिपेशन में, उनकी डिबेट में जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये तो ठीक ही है कि उसको स्पीकर के आसन पर बैठने वाले व्यक्ति को थोड़ा नियमों का जानकार होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। बिल्कुल। परंतु उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं किसी भी प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करने वाला हो जी। क्योंकि ये स्पीकर को या उसके आसन पर बैठने वाले व्यक्ति को अधिकार होता है कि यदि कोई माननीय सदस्य मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द बोल रहे हैं या अन्य कोई ऐसी बात बोल रहे हैं विषय से अलग, तो स्पीकर से उसको, स्पीकर की चेयर से उसको कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है। और जरूरत पड़ने पर अवांछित कार्यवाही को बाहर करने का भी आदेश आसन से दिया जाता है जी। लेकिन आसन पर बैठे हुए व्यक्ति यदि कुछ बोलेंगे तो उसको कौन आदेश देगा? तो ये बड़ी एक मर्यादा, यानी कोई भी शब्द कभी भी गुस्से में या किसी नाराजगी में, किसी पूर्वाग्रह में नहीं निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दूसरी बात ये होती है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की, काफ़ी बार मुझको चेयर करने का अवसर मिला, स्पीकर महोदय ने वो अवसर प्रदान किया, परंतु मैंने भी कोशिश की कि मैं अपनी इस जिम्मेदारी के साथ न्याय कर सकूं। बिल्कुल। सर, आपने शब्दों की बात की और आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से हम कह सकते हैं कि शब्दों की मर्यादा कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है सदन में। नहीं, ये बहुत चिंताजनक है। और मैं तकनीकी दृष्टि से तो पक्ष और विपक्ष जी दोनों की जिम्मेदारी है सदन को चलाने की। बिल्कुल। लेकिन जो पिछले अनेक सत्रों में दिखाई दे रहा है, पिछली लोकसभा में भी जो दिखाई देता था, उसमें ऐसा लगता है कि विपक्ष खास तौर से किसी भी सीमा को, किसी भी मर्यादा को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब सत्र चलता है जी, तो प्रत्येक सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसके अंदर बाकायदा एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, BAC। अच्छा। जो विचार करने वाले, किए जाने वाले विषयों पर चर्चा करती है। और इस BAC के अंदर
सभी प्रमुख दलों के इसमें लोग रहते हैं, विचार विमर्श होता है, विषय तय होते हैं, समय तय होता है और उसके बाद एक सहमति बनती है। उस सहमति के आधार पर सदन को चलाने की कोशिश होती है। अब ये तो तय है कि जिसकी सरकार होगी, सरकार जो है कोई ऐसे नहीं बन जाती। सरकार जनादेश है, जनता का आशीर्वाद है, जिस किसी को हो। आज वो एनडीए को है, बीजेपी को है, कल वो कांग्रेस को था या अन्य किसी दल को था। तो सरकार बनाई ही इसलिए जाती है कि जनता सरकार के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरे होते हुए देखना चाहती है। बिल्कुल। तो जो एजेंडा है, हमेशा ये स्वाभाविक है कि जो सरकार होगी, जो शासक दल होगा, जो ट्रेजरी बेंचेज होंगी या जिसको आप पक्ष कह लीजिए, उसके आधार पर तय होगा। डोमिनेंस उसी की रहेगी। तो लेकिन इसके बाद भी पूरी कोशिश ये होती है बीएससी के अंदर या अन्य अवसरों पर भी कि विपक्ष के भी जो हमारे मान्य सदस्य हैं, जो वो विषय उठाना चाहते हैं, कोई विशेष कोई उनके ध्यान में कोई राष्ट्रीय स्तर का महत्व का विषय है, तो उसके ऊपर भी चर्चा होती है। लेकिन ये जो बड़ा दुखद है कि इसका पालन नहीं होता है और हल्ला होता है और विषय भी ऐसे उठाए जाते हैं जिनका बहुत बार तो संवैधानिक दृष्टि से संसद से संबंध नहीं है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं SIR का विषय उठाया, जो सरकार की तरफ से कहा भी गया कि देखिए हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कैसे हो, हम इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं कि चुनाव आयोग की कार्य पद्धति में किस प्रकार के सुधार हो, परंतु एज सच चुनाव आयोग के ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो उसके ऊपर इस बात से चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन माना नहीं किसी ने भी। और हम देख ही रहे हैं कि चाहे वो संसद हो, चाहे वो संसद के बाहर हो, एक प्रकार की विषयों के चयन की दृष्टि से भी और उसके उन विषयों पर बोलते समय भाषा के प्रयोग की दृष्टि से भी एक मर्यादा का पालन नहीं होता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको एक प्रकार से उनके सम्मान को घटाने की बात है, संसद के सम्मान को घटाने की बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि संसद देश का सर्वोच्च मंदिर है लोकतंत्र का। वहाँ जिस प्रकार का आचरण होता है वो देखा जाए तो देश के प्रत्येक कोने तक जाता है। बिल्कुल। वो ग्राम पंचायत तक जाता है, वो अन्य जो असेंबलीज हैं या जिला पंचायत हैं या नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि आम आदमी की भाषा के अंदर भी वो अनुशासन या अनुशासनहीनता रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल। तो संसद की आचरण की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जब उसका उल्लंघन होता है तो ये बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है भी। और आजकल जैसा कि हम देख सकते हैं, विपक्ष एक सुनियोजित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसमें जब भी कोई बड़ी चर्चा होने वाली हो, कोई बड़ा बिल पास होने वाला हो, तो वॉकआउट जैसी चीज़ें हमें दिखाई देने को मिलती है। तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो एक संयोजित और प्रायोजित तरीके से काम कर रहा है? नहीं, लगता तो यही है। और अब देखिए, मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूँ भाई। अभी आप देखें, पिछले आप 4-5 साल का हिसाब देखें जी। कभी कोई पेगासस का विषय आया होगा, कभी भी जो है कोई राफेल का विषय आया होगा, कभी इसका जैसे अब SIR का विषय आया जी। या उससे पहले अन्य इसी प्रकार के विषय आए जी। तो वो विषय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी या अन्य जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्था, उनके द्वारा भी उनके विषय में स्पष्ट किया गया कि इसका कोई अर्थ नहीं है इसका जी। या कभी इसके विषय में आया, सेबी के विषय में आया। तो ये देखते हैं कि जो विषय है जानबूझ करके, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि कांग्रेस के एकाध नेता हो सकता है उनको जानकारी ना हो, परंतु कांग्रेस में योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है, जिनका अध्ययन भी है, कानून की जानकारी भी है, संविधान के जो विशेषज्ञ हैं। तो मैं ऐसा नहीं मान सकता कि पार्टी एज सच, और मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो मुख्य विपक्षी दल है जी। तो मैं ये नहीं मान सकता कि वो जानते नहीं है। मुझे लगता है कि वो जानने के बाद भी कर रहे हैं तो सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। और देखिए, एक बात और भी है, प्रत्येक जो सांसद है, अब ऐसे भी दल हैं जिनके 5 सांसद हैं, कोई ऐसे भी बहुत सारे दल हैं जिनका केवल एक ही सांसद है, यानी लगभग 36-37 दल हैं जिनका प्रतिनिधित्व लोकसभा के अंदर होता है जी। अब वो एक सांसद, 2 सांसद, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। उनको अपने क्षेत्र के विषय उठाने हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं उठानी है, उनको और कुछ अपनी राय व्यक्त करनी है। एक प्रकार से उनके अधिकार का अपहरण ये जो हंगामा करने वाले दल हैं ये कर लेते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि इस सब प्रकार की अराजकता के पीछे उन दलों के नेताओं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इंडिविजुअली कोई सांसद नहीं चाहता कि वो इस हंगामे के अंदर भाग ले, परंतु जब दल का नेता
उनको वैसा करने के लिए कहता है तो वो करते हैं, और एक प्रकार से पूरी पूरी जो संसद है उसके कामकाज का अपहरण हो जाता है। बिल्कुल, संसद के कामकाज को रोकने में मतलब हमारे विपक्ष का एक मुख्य हमने देख लिया कि स्वरूप सामने आ रहा है, जिसमें वो काम कर रहे हैं उस तरीके से कि कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। अब हमने देखा कि 15 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, जिसे कहा जा रहा है डेमोग्राफिक चेंज, जिसमें वो बाहर से देश में आए हुए घुसपैठियों के बारे में उन्होंने पहली बार लाल किले से खुलकर बात की। अब उस डेमोग्राफिक चेंज जिसे हम मान सकते हैं कि बाहरी लोग, यानी बाहरी जो हम कह सकते हैं इमिग्रेंट्स हमारे देश में घुस रहे हैं इलीगली, उनके बारे में उन्होंने बोला। इसमें आपकी क्या राय रही? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी देश के अंदर इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के आने की छूट नहीं है जी। हो सकता है कोई चोरी छुपे पहुंच जाते हो, परंतु फिर उसको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने की सब देशों के अंदर कानूनन व्यवस्था है जी। परंतु हमारे यहाँ वोट बैंक की राजनीति का ऐसा दुष्प्रभाव है कि देश की आजादी के बाद से ही इस प्रकार का ये काम चलता रहा जी। अब कुछ लोगों का एजेंडा है जो सोचते हैं कि हम अपनी संख्या के आधार पर देश की डेमोग्राफी को चेंज करते हुए अपने हिसाब से देश के अंदर सरकारें बना सकते हैं। उनका तो एजेंडा है, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं, चाहे वो जनसंख्या के कानूनों के संबंध में उनका दृष्टिकोण हो या अन्य सब चीजें हो। परंतु हमको अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के रहने वाले लोग, उनकी काम काज की चिंता, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा चिंताजनक है, और वोट बैंक की राजनीति ने जितना नुकसान किया है वो मैं कई बार सोचता हूँ कि देश की आज़ादी के पश्चात जितना नुकसान इस एक मुद्दे ने किया है जी। और भी चीज़ों ने नुकसान किया है। हमने भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया देश की आज़ादी के बाद से, या हमने एक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी नीति निर्धारित की या स्वीकार की जो हमारे देश के हित में नहीं थी, बहुत समय तक हम कर्जे के अंदर ही डूबे रहे, इत्यादि इत्यादि, वो बहुत सारे विषय हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो अपराध उस वक्त की सरकारों ने, उस वक्त के राजनीतिक दलों ने जो सत्ता में थे वो जो किया, वो ये किया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण से एक अलगाववाद को बढ़ावा दिया, और उसी क्रम में ये घुसपैठिए देश के अंदर आते हैं और मतदान तक करते हैं। जी बिल्कुल, हमने अभी देखा ना केवल मतदान, अवैध कब्जे, क्राइम रेट में बढ़ना, ये सब मेजरली उन्हीं की तरफ से, मतलब जो हमारे देश में अवैध तरीके से घुसे हुए लोग हैं, जिनमें मुख्य रूप से रोहिंग्याओं का नाम सबसे बड़ा सामने आता है, और ज़्यादातर ये बॉर्डर स्टेट्स में पाए जैसे कि पश्चिम बंगाल, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, यहाँ से सबसे ईजीली जो इमिग्रेंट्स हैं वो घुस सकते हैं। लेकिन अभी तक वहाँ ज़्यादातर अगर हम बॉर्डर रीजन्स में देखेंगे, हमें पता है कि किस रीजन से हम सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स घुसते हैं, पर काफ़ी हिस्सों में अभी तक फेंसिंग तक नहीं है। नहीं, ये बात है। देखिए, फेंसिंग आप कर लें जी, लेकिन स्थानीय सरकार या स्थानीय राजनीतिक दल उसको प्रोटेक्ट करें तो आपके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। अब जो पश्चिम बंगाल का विषय है, जी जी, यानी मुझे कोई कहने में हर्ज नहीं है, पश्चिम वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो बराबर कहती हैं यहाँ तो एक भी घुसपैठिया नहीं है, जब सब जानते हैं घुसपैठिए हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं वो, और किसी को भी डिपोर्ट नहीं होने देती वो जी। और वो कहते हैं कि यदि कोई आ रहा है हम उसको कैसे रोक सकते हैं। यदि किसी राजनीतिक दल का, खास तौर से जो उस प्रदेश के अंदर सत्ता में है, उस राजनीतिक दल का ये नजरिया रहेगा तो कैसे रोकेंगे। बिल्कुल, फेंसिंग भी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे, आखिरकार ये एक ही देश था। जी जी, इसकी स्वाभाविक सीमाएं तो थी, भाई हिमालय था, पर समुद्र था, वो सीमाएं टूट गई। तो इसलिए जो हमारी जो सीमाएं हैं बहुत स्थानों पर परफोरेटेड है, उसके अंदर परफोरेशन है, चाहे वो पश्चिमी सीमांत हो चाहे वो पूर्वी सीमांत हो, तो उसमें लोग आते हैं, कानूनन व्यवस्था भी की जाती है, की जा रही हैं, सख्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं, परंतु राजनीतिक दल और अन्य इस प्रकार के, जिसको मैंने कहा वोट बैंक की राजनीति को प्रश्रय देने वाली सरकारें, इसके कारण से इस जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो घुसपैठ है, इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। जी, इसीलिए ये भी हो सकता है कि इसी वजह से विपक्ष जो है वो नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध भी कर रहा था। उनका कहना था कि अगर नागरिकता संशोधन विधेयक लागू हो जाएगा तो सभी लोगों को अपने कागज़ दिखाने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों देश से बाहर भेज दिया जाएगा, जबकि ये एक भ्रामकता जो फैलाई गई थी वो मात्र थी। नहीं, बात तो यही है जी। जो मैं तो संयोगवश
जो नागरिकता संशोधन कानून बना जी, उसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। जी जी जी। जब कोई महत्वपूर्ण विषय होता है तो दोनों सदन के, राज्यसभा लोकसभा, दोनों सदन के जो सदस्य हैं उनको मिला करके एक संयुक्त संसदीय समिति बनती है जी। तो मैं उसका चेयरमैन था। उस नाते मैंने दौरे भी किए, मैंने विपक्षी दलों के तर्क भी सुने, उन तर्कों के ऊपर चर्चा भी हुई। तो ये बात ध्यान में आती थी कि ये जो नागरिक संशोधन बिल था ये मुख्य रूप से देश के विभाजन के पश्चात नेहरू लियाकत समझौता होने के बाद भी जिन अल्पसंख्यक वर्गों को, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध ऐसे सब लोग थे जो पश्चिम पाकिस्तान कह लीजिए, पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह गए थे और जिनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा था जी। वो लोग यदि भारत आए तो उनको सहज रूप से नागरिकता प्राप्त हो जाए, ये इसका उद्देश्य था। बिल्कुल। पर उसको विपक्ष ने ऐसे प्रचारित किया कि साहब यहाँ के लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, छीन ली जाएगी। मिथ्या सारा का सारा था। और आपको ध्यान होगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में चुनौती देकर के कहा कि एक उदाहरण भी पूरे देश के अंदर ऐसा हो जिसकी नागरिकता इस कानून के द्वारा गई हो, एक भी नहीं है, क्योंकि वो उद्देश्य भी नहीं था। लेकिन जो लोग आ रहे हैं जिनको नागरिकता है ही नहीं, ना वो पाकिस्तान के नागरिक है ना हिंदुस्तान के नागरिक है, वो कहाँ जाएं? और नागरिक नहीं है तो उनको नौकरी नहीं मिल सकती, उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो सकती, उनको अन्य जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य इत्यादि की वो प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो सारी चीज थी, हमेशा एक दबाव के अंदर वो रहते हैं, उसको दूर करने के लिए, सम्मानजनक जीवन उनको प्रदान करने के लिए, क्योंकि विभाजन के अंदर उनकी तो कोई भूमिका थी नहीं। और आपने नेहरू लियाकत समझौता है कि आपने उसका पालन नहीं करवा पाए, आप जो भी हो। तो ये जो सारी चीजें हैं उसमें से वो नागरिकता कानून का संशोधन हुआ था और विपक्ष ने प्रचार किया जो पूरा झूठा निकला, झूठा सिद्ध हुआ। पर कई बार पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री जी ने भी बोला, अन्य कई नेताओं ने भी इस विषय को क्लियर करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। वो ज़मीनी स्तर पे इतनी भ्रामकता फैला चुके थे ऑलरेडी कि दंगे तक हमने देखा कि कितने दंगे भड़के हैं केवल इस एक मुद्दे के ऊपर। नहीं, वही बात है शाहीन बाग का जैसे आप चर्चा करना चाहते होंगे, और भी स्थानों पर हुआ। वही बात है, वोट बैंक का जो आकर्षण है उनको ऐसा शॉर्टकट लगता है, उसमें चाहे देश की सुरक्षा कंप्रोमाइज हो जाए उसको इसकी चिंता नहीं है। और ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल कोई भी राजनीतिक दल वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, विपक्ष में हो, वो इस प्रकार की का कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। पर उनको लगता है कि एक शॉर्टकट है, हम जरा ऐसी बात करेंगे, हम जरा सा भाजपा के विरोध की बात करेंगे, हम ये नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करेंगे तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, वो हमारे साथ आ जाएगा। ये जो शॉर्टकट है राजनीति का जो उन्होंने अपना रखा है देश की आजादी के बाद से ही, उसके कारण से वे करते हैं। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि उनके इस काम से कितना जो संकट है देश की सुरक्षा को पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी आज का जो सिनेरियो है उसमें हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी उठापटक चल रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, हमारे जितने हम कह सकते हैं, अमेरिका एक समय पर हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था, पर आज सबसे ज़्यादा वही हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। ऐसे में हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ कितनी कारगर रही? नहीं, देखिए, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने विदेश नीति के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम न तो किसी से नजर झुका करके बात करेंगे, न हम किसी को आंख दिखा करके बात करेंगे, हम किसी से भी बात करेंगे तो आंखें मिला करके बात करेंगे। बिल्कुल। हम एक स्वायत्त देश हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसी नीति के आधार पर 2014 के बाद से खास तौर से हमारी सरकारें चली हैं। और देखिए, जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका की साथ जो हमारे संबंध हैं वो कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे रहे हैं। यदि देखा जाए तो 1948 का जब संकट था, हमारे लिए संकट था, युद्ध था छोटा सा, इसके बाद 1965 का हो, 71 का हो, या कारगिल युद्ध हो 99 का हो, आप देखें कि प्रत्येक मौके पर अमेरिका हमारे साथ नहीं रहा। हमने जब परमाणु परीक्षण दिया तो अमेरिका के नेतृत्व में हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। बिल्कुल। तो उसमें चलता रहता है। लेकिन 14 के बाद, क्योंकि मोदी जी बड़े खुले मन से प्रत्येक देश से बात करते हैं, और भारत बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, आबादी के लिहाज से भी 145 करोड़
लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो हमारे यहाँ उपभोक्ताओं की बहुत बड़ी संख्या है। तो यदि बाजार के हिसाब से सोचें तो हम बहुत बड़ा बाजार है, बिल्कुल, तो हर एक को लुभाता है वो। तो हमने अपने उस पोटेंशियल को भी ध्यान में रख करके सबसे समान रूप से बातचीत की, तो अमेरिका भी की भी अनुकूलता हमको प्राप्त हुई। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो जो नीति है वो बड़ी कारगर नीति है, और उसी पर हम लोग चल रहे हैं। और यदि मैं, आपने हालांकि इस सवाल को अभी नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि ट्रंप साहब की, अमेरिका की जो वर्तमान स्थिति है, जो वो टैरिफ वार जो उन्होंने छेड़ रखी है, उसके अंदर भी इसी नीति के आधार पर देश को सबसे ऊपर रखते हुए हम हर एक से बात कर रहे हैं, और इस संकट को भी हमने पछाड़ने का सफल प्रयास किया है। बिल्कुल, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हम पर टैरिफ 50% टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि हम रशियन ऑयल को खरीद रहे हैं और उससे गुड्स बनाकर वो भी पूरे दुनिया भर में बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन की, यूरोपीय देशों की, तो हमसे ज़्यादा खपत रशियन एनर्जी की यूरोपीय देश कर रहे हैं। खुद अमेरिका ने फर्टिलाइजर्स और नेचुरल रिसोर्सेज की डील अभी रशिया के साथ साइन किया और उनको उसका भी फ़ायदा उन्होंने पहुंचाया। देखिए, ये दोहरे मापदंड, ये तो एक विषय है ही, बिल्कुल, जो एक प्रकार से इनकी तथाकथित नैतिकता की पोल खोलता है। लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको किसी ने अधिकार दे दिया कि जो देश है उनको वो धमकाएं? जी, छोटा छोटा देश है कोई, जिसकी आबादी 10 लाख की आबादी है, उस देश की भी अपनी एक स्वायत्तता है उसकी, बिल्कुल, आप उसको भी नहीं धमका सकते। अच्छा, इसमें ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, पूरी दुनिया पे केवल अमेरिका। अभी उनका हाल ही में एक ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था कि अगर अमेरिका खत्म हो गया तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। अरे तो यही तो ये अहंकार है ना, अमेरिका फर्स्ट है तो रखो भाई, आपको कौन रोक रहा है? परंतु अमेरिका फर्स्ट के नाम पर आप सारे देशों को लूट करके अपने घर भर लोगे, हमको तो अमेरिका में सारी चीजें भरनी है, ये थोड़ी चल जाएगा। बिल्कुल, ये कौन सा, जैसे अमेरिका फर्स्ट आप कह रहे हैं, ऐसे प्रत्येक देश को अपने देश को आगे बढ़ाने का अधिकार है। बिल्कुल, सभी और इसलिए हम भारत के अंदर, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि भी हम भारत को सब प्रकार से विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने, जब वो भेंट हुई ट्रंप साहब से, तो उन्होंने कहा भी कि जैसे आप मागा की बात कर रहे हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा मीगा की बात कर रहे हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और ये दोनों मिलकर के मेगा बनेगा, ऐसा उन्होंने एक रोचक ढंग से बात को समझाने का एक प्रयास किया। लेकिन अब ट्रंप साहब का अपना है, उनके बारे में अमेरिका की जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी उनकी राय है, वो आप देखिए, आप उनकी जो डबल स्पीक है वो भी सबके ध्यान में आ रही है, उनकी अस्थिरता वो भी ध्यान में आ रही है। कुल मिलाकर के ट्रंप साहब को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो सबको डंडा लेकर के सबको डांटे, आप इससे कारोबार करो, इससे मत करो। आप अपने देश को महान बनाना चाहते हैं, आप किसी पर टैरिफ लगाना चाहते हैं, ये आपका विषय है, आप लगाइए मत लगाइए, 50% लगाइए, 100% लगाइए, ये आपका विषय है, आप जाने, आपका बाजार जाने, आपकी जरूरतें जाने। परंतु आप किसी भी देश को अन्य किसी देश से व्यापार करने के लिए कैसे रोक सकते हैं, या कह सकते हैं आप ऐसा करो, ऐसा मत करो? ये जो या सेकेंडरी जो प्रतिबंधों की बात वो कर रहे हैं, वो आप कैसे कह सकते हैं? आप करिए, और जिसको जो जैसा होगा, खुला पूरी दुनिया है, उस ढंग से व्यवहार करेगा। और इसलिए इस नीति की अमेरिकन राष्ट्रपति की सारी दुनिया आलोचना कर रही है, और मैं समझता हूँ कि हम तो अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। और जैसे अमेरिका को ये गलतफहमी है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो हमने ये भी कहा कि यूनिपोलर नहीं है, ये बाइपोलर भी नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और ये सब मिलकर के अपना अपना काम करते हुए ये तो दुनिया को बेहतर बनाएंगे। ये माननीय मोदी जी का कहना है। अभी चीन की यात्रा हुई, एससीओ का सम्मेलन हुआ, वहाँ से भी लौट करके आए। अभी परसों हमने जो सेमीकंडक्टर की चिप, उसका हमने लॉन्च किया है। तो हम तो अपने देश के अंदर अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हुए, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करते हुए विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और हमें किसी की धौंस की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, और हाल ही में आए जीडीपी के आंकड़े तो लेकिन कुछ और ही कहते हैं। नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, एक बात नहीं है। मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त देश ही रहा है, और पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु अमेरिका के अंदर ही ट्रंप साहब कितने झूठ बोलते हैं, इसके विशेषांक निकले हैं। सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ बोल रहे हैं।
इसलिए वो विषय ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसे समर्थ देश के राष्ट्रपति को इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं देने से बचना चाहिए। उनकी बहुत आलोचना हो रही है, शायद ध्यान में उनकी आ रहा है, परंतु समझदारी कब आएगी ये तो हम नहीं कह सकते। पर मुझे उम्मीद है कि ट्रंप साहब को भी अपना रुख बदलना पड़ेगा। अच्छा, आपने बात की सैंक्शंस की, पर ट्रंप तो बोल रहे हैं कि उन्होंने यही सैंक्शंस लगा लगा के 11 देशों का युद्ध रुकवा दिया। ये मतलब कई बार तो हंसी आती है। अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति ये कहे कि मुझे 4 बार नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए था। मैंने जो कौन से युद्ध रुकवा दिए उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध का एक मिथ्या उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की। रूस और यूक्रेन का अभी इजराइल और ईरान नहीं है, या इजराइल और जो है फिलिस्तीन इत्यादि का, ईरान का, यानी उनके जो दावे हैं वो तो सब दिख रहे हैं सबको। और इतने वो यानी कई बार तो मैं क्या कहूँ, मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करूँ, लेकिन वो 4 बार मुझे नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए तो उनका खुद का स्टेटमेंट है। नोबेल प्राइज का आकर्षण उनको ऐसा बना हुआ है कि वो झूठे सच्चे दावे कर रहे हैं और उन दावों को अब दुनिया कोई स्वीकार नहीं कर रही है। अब तो लोग लिख रहे हैं कि हमसे झगड़ा उनका यही था। पाकिस्तान ने तो मुनीर ने लिख करके दे दिया, राष्ट्रपति ने लिख करके दे दिया कि साहब इनको ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया जाए। हमने लिख करके नहीं दिया, हम लिख के दे भी नहीं सकते क्योंकि वैसे कोई स्थिति भी नहीं थी। तो बोलो उससे नाराज होकर के ये व्यक्तिगत खुन्नस राष्ट्रपति जी निकाल रहे हैं अमेरिका के। किसी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से उनके कुछ कारोबारी संबंध है इसलिए निकाल रहे हैं। माने ये बात जो कही गई है ये भारतीय विशेषज्ञों के द्वारा नहीं कही गई है, सब अमेरिका के विशेषज्ञों के द्वारा कही गई है। मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब इन बातों को जरूर पढ़ते होंगे, उनके सलाहकार इन बातों को जरूर देखते होंगे और इस पर विचार करना चाहिए। ट्रंप साहब के सलाहकार तो आजकल ये भी कह रहे हैं कि रशिया से जो तेल खरीदा जा रहा है उससे सीधा फायदा भारत के ब्राह्मणों को हो रहा है। अरे भाई हम क्या कर रहे हैं, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? और ये जो वक्तव्य इतना खराब है उनका, ये उनके अज्ञान को भी दर्शाता है और उनकी उद्दंडता को भी दर्शाता है। ये किसी भी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के अंदर ऐसे वक्तव्य होने ही नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तुम अपना घर देखो भाई, हम अपना घर देख रहे हैं। हु आर यू टू गाइड अस? बिल्कुल, आप हमको स्कॉल्डिंग करने का आपको अधिकार किसने दे दिया? तो बड़ी सीधी सीधी बात है। और ये जो मर्यादाहीनता है ये वास्तव में हम तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं जी। हम तो और सारी दुनिया के अंदर हमने अपना संपर्क बढ़ाया है। लेकिन इसकी चिंता अमेरिका को और ट्रंप को करनी चाहिए। वो ऑलरेडी वो रिसेशन की चपेट में आना शुरू हो गए हैं। जी, हमें डेड इकोनॉमी बोलने के बाद खुद उनके घर में रिसेशन चालू हो चुका है। हो चुका है। और देखिए भाई डेड इकोनॉमी, हमारी जीडीपी बेटर है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर है, 3 महीने की जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है, हमारा विदेशी निवेश और बड़ा मजेदार है। अमेरिकन जो लोग हैं उनके द्वारा भी जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है उसमें 15% की वृद्धि आई है जी। तो ट्रंप की तो कोई मान नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये जो उनको दिखता है कि भाई हिंदुस्तान है एक ब्राइट स्पॉट है, इकोनॉमी की दृष्टि से बढ़ने वाला देश है, मोदी जी का नेतृत्व है, तो बहुत संभावनाएं यहाँ पर हैं। तो कौन गंभीरता से, मुझे लगता है कि ट्रंप उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं। हम अपने मार्ग पर, प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर दृढ़ता के साथ माननीय मोदी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। अब इतने सारे वैश्विक चैलेंजेस के बाद भी, इतने सारे डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के बाद भी जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए फर्स्ट 3 महीने का जो हमारा आया है, जो एक बहुत ही अच्छी उछाल के साथ हमें देखने को मिला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अपेक्षा से भी बेहतर है वो। बिल्कुल, अपेक्षा 7.5 जहाँ तक मुझे ध्यान है, 7.8 तो अपेक्षा से भी बेहतर है जी। हम यदि 7 भी होता, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, तो भी हमको लगता है कि चलो समाधान है। ये इस बात को बताता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है जी। तो ये सबको ध्यान में आ रहा है। और आप देखिएगा, जिसका मैंने अभी सेमीकॉन का मैंने उदाहरण दिया है, सेमीकंडक्टर, अभी हाँ सेमीकंडक्टर को सेमीकॉन कह देते हैं। जी। तो वो जो सारा का सारा जो क्षेत्र है वो, उसमें इतनी संभावनाएं हैं, उद्यमिता की दृष्टि से भी, जीडीपी के ग्रोथ की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, और कुल मिलाकर के आत्मनिर्भरता की दृष्टि से भी जी। ये सब चीजें बढ़ने वाली है। बिल्कुल। आज चीन कोशिश कर रहा है कि कैसे भी भारत को छू ले, परंतु चीन की जीडीपी की जो ग्रोथ है वो भी हमको छू नहीं पाएगी। दुनिया के अंदर सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ यदि बढ़ रहा है कोई जीडीपी के अंदर, तो भारत बढ़ रहा है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि तीसरी इकोनॉमी दुनिया की भारत बनने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सेक्टर्स मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें?
नहीं देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे अभी ऑफ लेट, तो जैसे मैं एक उदाहरण दूं, खिलौनों का है, बात छोटी सी, लेकिन खिलौने हम लोग जो है 80% 90% तक हम इंपोर्ट करते थे, हमारे छोटे छोटे खिलौने भी विदेश से आते थे। आज इसका बिल्कुल उलट हो गया है। ये रक्षा का क्षेत्र है, रक्षा के क्षेत्र के अंदर हम कुछ एक 20% इंपोर्ट करते हैं, बाकी हम चीजें अपने घर में बना रहे हैं। यानी जो उच्च कोटि के हथियार है, वो ब्रह्मोस हो चाहे वो अन्य चीजें हम अपने घर में बना रहे हैं, और अब बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये, और इसके अलावा जो एमएसएमई का जो क्षेत्र है, जो लघु उद्योग का क्षेत्र है, उसके अंदर अपने हमारी स्थानीय जरूरतें उनको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। देखिए, हमारा अपना जो उपभोक्ता समूह है, मैं उसको एकदम से बाजार कहना उतना उचित नहीं समझता, लेकिन ये इतना बड़ा है, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में भी यदि क्षमता खर्च कर रहे हैं, अपना उद्यम लगा रहे हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर चीज़ एक्सपोर्ट करने के लिए हम बनाएंगे जरूरी नहीं है, हम अपने देश के सामान्य व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रगति कर रहे हैं। बाहर से हम चीज़ों को नहीं मंगा रहे हैं, तो वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। एमएसएमई का क्षेत्र, उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं, और भी जो सारे क्षेत्र हैं उसके अंदर निरंतर हमारा जो देश है वो मोदी जी के नेतृत्व में, और जहाँ जहाँ भाजपा के विजन को लेकर के सरकारें चल रही हैं, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, वो कैसे हमारे जीडीपी को इंट्रीग करते हैं? देखिए, डेवलपमेंट का एक ये मापदंड तो होना ही चाहिए, सस्टेनेबल हो। जी जी जी। जिसकी कम उम्र होगी, अभी है, चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा, तो वो कैसे होगा? और देखिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं, हमने उसके ऊपर ध्यान दिया है। अब चाहे तो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे ये था, हमने किया कि भी हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधे स्थापित करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, हम उसको सिंगल विंडो सिस्टम देंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसके साथ ही ईज़ ऑफ लिविंग, अब जैसे जीएसटी कल उसके रेट जो है वो चेंज किए हैं, और केवल 2 स्लैब बना दिए अब। एक तीसरा स्लैब तो वो सिन प्रोडक्ट्स हैं या जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया है, तो बाकी वो किया है। ये जो ईज ऑफ लिविंग, आम आदमी के जीवन के अंदर सहजता आए, सुविधा आए, उसको चीज़ें सस्ती मिले, प्रचुर मात्रा में मिले, इसकी कोशिश इसके बाद की गई है। तो ये सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा ये आधार है। ये जो चीज़ें निरंतर मेरी रीच के अंदर, मैं कोई चीज़ वर्ष में 2 बार खरीद पाता हूँ या 1 बार खरीद पाता हूँ, मुझे जरूरत है उसकी हर महीने या 2 महीने में पड़ती है, मैं नहीं खरीद पाता, सस्टेनेबिलिटी कहाँ आएगी? लेकिन जब चीज़ें ऐसे ठीक की जाएंगी तो सस्टेनेबिलिटी उस आधार पर आती है कि सब लोग भी, फिर उनकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है, उनकी रीच विभिन्न उत्पादों तक है वो बढ़ जाती है, और जब वो रीच बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग फिर अप होता है। तो कुल मिलाकर के जो एक साइकिल है वो जनरेट होती है, जिसमें से देश आगे बढ़ता है, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। बिल्कुल। अब सर, अंत में मैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी, जिसमें हमने देखा कि 26/11 में भी एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, और पहलगाम हमले के समय भी एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। अब ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारे बीच से ही पाकिस्तान के नागरिक निकले। कई केसेस तो हमने ऐसे भी देखे जो कि बहुत ही खतरनाक हम समझ सकते हैं हो सकते थे। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी पर अभी और कितना ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, जब तक जीरो टॉलरेंस व्यवहार में भी नहीं होगी तब तक ये हो नहीं सकता है। केवल कानून होते हैं जी, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अब देखिए, बहुत संसद के अंदर भी उस पर बहुत चर्चा, हमने पोटा बनाया था जब अटल जी थे, सरकार आई यूपीए की, पोटा हटा दिया। अब ये पोटा क्या था? टेररिस्ट जो एक्टिविटीज उनके खिलाफ ये कानून था। ये आपने कानून हटा करके, कानून जो आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी लोग हैं, उनको एक आपने सिग्नल दिया कि गो ऑन, आप करिए काम, और आप देखेंगे कि उसके बाद जो है देश भर के अंदर आतंकवादी घटनाओं का एक प्रकार से लंबा सिलसिला चल पड़ा है। तो नो टॉलरेंस की, आपको जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है बनानी पड़ेगी 1, और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा 2। अब है क्या, ये देखिए, महाभारत के अंदर बड़ा एक प्रसंग आता है कि वो जो सर्प यज्ञ हुआ, सर्प यज्ञ के अंदर वासुकी को जन्म मेरठ की माता मानी जाती है, तो उसके अंदर वो जो सर्प था जिसने उनको काटा था, वो जाकर के इंद्र के पास जाकर के छुप गया। तो बताया कि साहब इंद्र के यहाँ छिप गया है वो,
तो जो यज्ञ कराने वाले जो ऋषि थे, पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि अब जो है इसके अंदर आहुति में उसका भी नाम जोड़िए। सेंद्राय तक्षकाय, तक्षक तो नाप का नाम था, और इंद्र, वो कि इंद्र के तक्षक के साथ इंद्र भी आहुति के लिए में आया। वो कहते हैं उनका सिंहासन चल दिया उन मंत्रों की शक्ति के कारण से। तो ये जो दृष्टि है जी, यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी को शरण दे रहा है तो वो बराबर का जिम्मेदार है। वो उसको शरण दे रहा है, उसको संसाधन मुहैया करा रहा है, उसको जानकारियां दे रहा है। और आज ये जो मॉड्यूल्स बने हुए हैं, हम तो बहुत पहले से कहते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में खूब मॉड्यूल बने हुए, चाहे वो मेरठ हो चाहे अन्य स्थान हो, लेकिन उन मॉड्यूल्स को जो शरण दे रहे हैं, अगर कहीं नहीं कि वो छुपे हुए हैं ना, कोई उनको रख रहा है ना, बिल्कुल, तो उनके खिलाफ भी जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक रुकेगा नहीं। और सरकार इस प्रकार की कोशिशें कर रही है। अब नक्सलवाद का भी जो खात्मा किया है, या आतंकवाद का भी जो जितना प्रभाव पहले दिखाई देता था, जितना अटैकिंग वो था, आज उतना नहीं है। बिल्कुल, होती तो है घटनाएं तो कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति प्लान कर लेता है और अचानक चीजें हो जाती हैं, और खासतौर से उस माहौल के अंदर कि जब उनको शरण देने वाले लोग भी वहाँ हों। अब जैसे पहलगाम की जो घटना हुई, उसमें ये चीज निकल करके आएंगी। तो जीरो टॉलरेंस की नीति ये बने, पहले नहीं थी, अब है, और सरकार उस पर काम कर रही है। तो क्रमशः आतंकवादी घटनाओं के अंदर भी कमी आई है। जी, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार लाल किले से कहा है कि इसके लिए एक नियम बनाया जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखें तो कितने सारे केसेस, एक थोड़ा हम कहें कि आम सी बात है कि एक महिला पाकिस्तान से इल्लीगली भारत आई, भारत में आके उसने अपना परिवार तक बसा लिया है पूरा अच्छे से, एक भारतीय वासी से उसने शादी की, पर मीडिया ने उसे एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाने की जगह उसे ग्लोरीफाई कर दिया एज अ लव स्टोरी। ये सब चीज़ें हैं, अब ये कमी है ये। और मैं फिर कहना नहीं चाहता कि बार बार मेरी बात वहीं जाए, ये सब वोट बैंक की ही राजनीति है। यानी कुछ विषयों के ऊपर तो सब दलों को इकट्ठा होना चाहिए। यदि कहीं पर ऐसा कोई विषय आता है तो चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, या अन्य कोई दल हो जी, उनको एक राय से आना चाहिए कि नहीं ये स्वीकार्य नहीं है। तो होगा, धीरे धीरे होगा, जब लोगों के ध्यान में चीज़ें और अधिक आएंगी। और मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से लोग जग भी रहे हैं, उनके ध्यान में विषय आ भी रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत सारी जानकारी हमें आज आपसे प्राप्त हुई। पार्लियामेंट्री डिस्कशन से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक जितनी भी चीज़ों पर आपने हमें ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।